नमस्ते दोस्तों। आजकल जीएसटी वाले बहुत सारे नोटिस भेज रहे हैं, तो उसके लिए आप जाते हो, अपियर होते हो, जो भी वो डिटेल्स मांगते हैं आप देते हो, ठीक है। तो डिस्पाइट गिविंग कि आप सब देने के बाद भी जब अगर ऑफिसर बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको ऑर्डर पास कर रहा हूँ, आपको अगर जाना है ऊपर जाना है तो आप अपील में जाके वहां अपियर हो, और वहां पे अगर आपको जो डॉक्यूमेंट आप हमको दिखा रहे हो ना, तो वहां पे पेश करो। अगर वो लोग सुनेगा तो आप वहां जाके देख लेना। तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं पहले क्या कैसे फाइल करें अपील, और कोई वकील ढूंढते हैं, कोई एडवोकेट ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कहाँ मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, अगर मिलता तो भी है तो वो उसका फीस भी आपको अफोर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आपको बताएंगे कि अपील कैसे फाइल करते हैं, वो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। और उससे पहले आपको दो तीन चीजें जानना जरूरी है कि किस तरह का नोटिस है, ठीक है, और वो नोटिस किसके लिए भेजा है, उसका सेक्शन क्या है, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं नोटिस का जो मोटो है ना, क्या है, वो क्या बताना चाहता है नोटिस में, और नोटिस में क्या क्या कवर होता है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, जो दो तरह का नोटिस आता है, एक होता है अंडर सेक्शन 73 और दूसरा होता है अंडर सेक्शन 74। 73 जो होता है ना, वो उतना सीरियस नहीं होता है। मतलब उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई हार्डवेयर के दुकान रखे हो, ठीक है, उसमें वो आपके हार्डवेयर आइटम्स वगैरह रखे हो, आप कल जाके कुछ खरीदते हो, क्या खरीदते हो, एक बाइक खरीदते हो। तो बाइक का जो जीएसटी आप भरते हो ना शोरूम को, आपने गलती से उसको क्लेम कर दिया, तो उसको डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि इसका आपको इनपुट नहीं मिल सकता। तो आपने जो इनपुट क्लेम किया है उसको रिवर्स करो या उसके ऊपर टैक्स भरो, पेनल्टी भरो। ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल, मैं बताऊंगा आगे से। 74 में क्या होता है, अगर आपने कुछ फ्रॉड किया है, वो बहुत डेंजर होता है, और उसमें ज्यादातर चांसेस है आपका इमीडिएटली जो ऑफिसर है आपको, जो आपका जो क्या बोलते हैं आपका केस को इमीडिएटली रिजेक्ट करेगा, ऊपर भेजेगा। अगर आपको जाना है तो अपील में जाओ, वो इमीडिएटली ऑर्डर पास कर देगा, 100% पेनल्टी लगा देगा, सही लगा। लेकिन 73 में अगर आपके पास जेन्युइन प्रूफ है, अब जैसे मैं अभी बाइक का एग्जाम्पल दिया, अगर उस जगह पे आपने एक ऑटो लिया है, या तो कोई छोटा जो टाटा मैजिक टाइप का होता है ना ट्रांसपोर्ट के लिए, अपना सामान के लिए, तो उसमें नॉर्मली यूजुअली हम लोग क्या, व्हाइट बोर्ड का गाड़ी आता है। तो व्हाइट बोर्ड का क्या होता है, आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आप उसी गाड़ी को येलो बोर्ड करके, जो कमर्शियल होता है ना, तो उस तरह का रजिस्ट्रेशन करोगे, अगर डिपार्टमेंट में आपका इनपुट रिजेक्ट कर दिया है, तो आप बोल सकते हो कि मेरा येलो बोर्ड है भाई, तो येलो बोर्ड जो होता है कमर्शियल के लिए यूज होता है, तो उसका इनपुट मेरे को मिलता है, ठीक है। तो वो केस में वो क्या करेगा, अपना ऑर्डर रिवर्स करेगा, तो आपके बेनिफिट में जाएगा। तो पहले आपको समझना चाहिए कि 73 में क्या कवर होता है और 74 में क्या कवर होता है, और दोनों अलग अलग सेक्शन के लिए अपील कैसे फाइल करें, और फाइल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डालना है। पहले आप समझिए कि 73 क्या होता है और 74 जो दो तरह का नोटिस आता है, एक 73 सेक्शन में आता है और एक 74 में आता है, ठीक है। तो पहला जो है 73, सेक्शन 73 ऑफ जीएसटी एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि क्या है, क्या 73 सेक्शन बोलता है कि इट कवर्स द प्रोसीजर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी डिमांड इन जनरल केसेस वेयर एनी इल्यूटेटर मोटिव इन्वॉल्व्स फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सुपरफेक्शन ऑफ फैक्ट। ये तीनों चीजें आपको अलग अलग बताएगा, क्या क्या चीज उसमें कवर हो सकता है। आपने टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है, और दूसरा क्या है, टैक्स पेड, एक सेकेंड, उसमें क्या बोलता है, टैक्स आपने पे नहीं किया है, तो उसके लिए आपको नोटिस आ सकता है। मतलब आपने सेल्स दिखा दिया, वन फाइल कर दिया, लेकिन आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया, कुछ एडजस्टमेंट करके रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन टैक्स पे नहीं किया। दूसरा है टैक्स आपने शॉर्ट पे किया है, ठीक है, आपका अगर भरने का 5 लाख आ रहा है, आपने कम पे किया है। और तीसरा है रिफंडेड, आपने गलती से जानबूझ के रिफंड क्लेम कर दिया, कोई जो टैक्स का जो आपने जो आईटीसी पढ़ा है, जो भी आपने जो रिटर्न फाइल किया ना, उसका एक्सेस आपने क्लेम कर दिया। और इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन इज रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, जो सेक्शन 73 बोलता है उसके अंदर जो इनपुट है आपने गलती से उसको क्लेम कर लिया, ये होता है उसका क्या क्या कवर होता है, ठीक है। हाउ टू रिप्लाई डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 73 एक्ट, अगर 73 में आपको नोटिस आता है तो आप उसको रिप्लाई कैसे करोगे, मैं अपील की बात बाद में आऊंगा, फिर पहले नोटिस की रिप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। पहला चीज क्या होता है, आपका जो DRC 03 होता है ना, आप जाओगे जीएसटी के अंदर, सर्विसेज के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर DRC 03 होता है, उसके अंदर आपको लगता है कि नहीं ये बराबर है, मेरे से गलती हुआ है,
तो मैं ये टैक्स भर लूंगा। तो वहां पे जाके आके भर के आप उसको रिप्लाई कर दोगे तो आपका नोटिस क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया, आपने पार्शियली क्लेम किया है और पार्शियली आपका टैक्स सही है, पार्शियली गलत है, तो जितना आपको एग्री करते हो ना तो उतना आप भर दो, बाकी आप उसमें रिप्लाई दे दो। ठीक है, डिमांड इज करेक्ट एंड द पेमेंट इज पेंडिंग। आपको लगता है डिमांड बराबर है तो पेमेंट बाकी है, तो आप उसको भर दोगे। ठीक है, दूसरा है डिमांड इज करेक्ट एंड द पेमेंट इज ऑलरेडी डन। तो आप अगर भर चुके हो ऑलरेडी पेमेंट, फिर भी आपको डिमांड आया है, तो आप उसको डिमांड पेड और डिमांड इज करेक्ट क्या भर दिया है। ठीक है, और तीसरा है डिमांड इज नॉट फुल्ली करेक्ट, आधा सही है आधा गलत है। तो और चौथा है डिमांड इज पार्शियली करेक्ट, तो कुछ पार्ट उसका सही है कुछ पार्ट गलत है, मतलब 90 10 80 70। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टी कैसे लगता है आपको देखिए। अगर टैक्स एंड इंटरेस्ट नोटिस पहले क्या भेजेगा आपको, शो कॉज इंटीमेशन भेजेगा, वो नोटिस बाद में आखिर में भेजता है। ठीक है, जो नोटिस अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उसके बाद आप अपील में जाते हो, तो पहले क्या बोलेगा आपको, जब इंटीमेशन भेजेगा ना उस टाइम पे अगर आप भर दोगे टैक्स इंटरेस्ट भर दोगे तो आपको कोई पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 74 में पेनल्टी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वहां पे आपने फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटी हुआ है। ठीक है, और टैक्स इंटरेस्ट पे मतलब इमीडिएटली नोटिस मिलने से पहले कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं है, 30 दिन के अंदर भी करोगे तो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर नोटिस आने के बाद 30 दिन के बाद करते हो ना तो 10,000 रुपया और 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट व्हिच एवर इज हायर। अगर आपका टैक्स 10 लाख है, उसका 10% कितना होता है 1 लाख या तो 10,000, कोई जो ज्यादा है 1 लाख, अगर वहां पे 1 लाख आ रहा तो 1 लाख आपको भरना है। ये हो गया 73। मतलब इसमें क्या होता है, आपने टैक्स का कोई गलत इस्तेमाल, ये मतलब कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं किया है, बस टैक्स थोड़ा ज्यादा क्लेम कर लिया है। जैसे मैं आपको अभी गाड़ी का एग्जांपल दिया, जो नहीं होना चाहिए आपने ले लिया, या तो वो अलाउबल है आप प्रूव कर सकते हो, तो वो वहां पे आप जाके डिसएग्री करके उसको भर सकते हो। और आता है 74 होता है टैक्स अंडर फ्रॉड केसेस, जो फ्रॉड करते हैं ना। ठीक है, उसका क्या है ना, जब जो डेट से वो आपका असेसमेंट ईयर फाइनेंस ईयर खत्म होता है उसके 5 साल के अंदर ही मतलब वो नोटिस आपको भेज सकते हैं। 5 साल के बाद आपको नोटिस अगर आया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 साल के बाद इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एप्लीकेबिलिटी किसको होता है। ठीक है, अंडर प्रोविजन ऑफ 74 ए शो कॉज नोटिस कैन बी रेज्ड फॉलोइंग सस्पिशन ऑफ, पहला चीज क्या है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट। सप्रेशन फैक्ट क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक समझ लीजिए कंपनी है एबीसी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और वो टेक्सटाइल और केमिकल का धंधा करता है। ठीक है, वो अपना जीएसटी फाइलिंग करने के टाइम पे उसका एम्प्लॉय ने क्या किया है, एक बिल बना है सेल्स का। ठीक है, बिल बना है, कस्टमर को माल दे दिया, बिल लेके चला गया कस्टमर, और वो कस्टमर अपना इनपुट क्लेम कर लिया, लेकिन इसने वापस क्या किया, बिल के अंदर कुछ गड़बड़ कर दिया है, कोई आइटम हटा दिया। जैसे अभी एग्जांपल आया था अभी गैस का शॉर्टेज में, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट बॉम्बे में, बड़े बड़े बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, वो सब बंद कर दिए थे। लोगों को लगा कि वो गैस के लिए बंद किए, वो गैस के लिए बंद नहीं किया था, वो एक ऐप था। वो ऐप के अंदर वो जो कस्टमर आके बिरयानी हो, मिठाई हो, कुछ लेके जाता है ना, जो लोग कैश में पेमेंट करते हैं, वो सारा का सारा बिल उड़ा देते थे वो लोग। तो जब जीएसटीआर 1 फाइल किया और डिपार्टमेंट को पता चला, तो वो लोग जब रेड किया ना तब सबको पकड़े। तो इसीलिए बंद था, गैस के लिए बंद नहीं था। बंद गैस के लिए किसका होता है, जो छोटा रेडी लगाता है, ठेला लगाता है ना, उसी का दुकान गैस की वजह से बंद होता है। बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं वो लोग ज्यादा पैसा ले लेगा, चार्ज कर लेगा बिल में। ठीक है, तो वो फ्रॉड होता है। वो आपने बिल किसी को दिया फिर अंदर डिलीट कर दिया, तो वो केस में क्या होता है, तो उस टाइम पे दिस अंडर डिक्लेरेशन कॉल्ड डिक्रीज इन जीएसटी पेमेंट लायबिलिटी। तो आप अगर बिल में एडजस्ट करोगे तो जीएसटी कम भरना आएगा, तो उसको नोटिस आ गया कहां से, डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो अगर बोल देगा जाकर डिपार्टमेंट को सर मेरे से गलती हो गया, तो गलती से ये हो गया, तो अगर वो डिपार्टमेंट ऑफिसर एग्री करता है तो वो ही में उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी में उसको छूट दे सकता है, लेकिन टैक्स तो आपको भरना ही भरना है। ये हो गया आपका सप्रेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट आ गया आपका, सॉरी। हाँ, और दूसरा अभी आता है फ्रॉड। फ्रॉड occurs when a person submits a document as accurate but the same person does not believe to be true। ओके, सॉरी, दूसरा हो गया willful misstatement। मतलब अगर आप पहला वाला एग्जांपल देख रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अगर आप वो कुछ रॉ मटेरियल परचेज करते हो, ठीक है, और जिसको आपको नहीं मिलना चाहिए, वही बोला ना, कंसीडरिंग द प्रीवियस एग्जांपल, सपोज एबीसी ट्रेडिंग अपलोड से फॉल्स रॉ मटेरियल परचेज, मतलब वो जेन्युइन वो बिल होगा नहीं, आप मतलब आपने सेल्स कर दिया, सामने से टैक्स कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपका टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करते हो, सामने से किसी के पास से फेक बिल ले लेते हो। तो फेक बिल अगर डिपार्टमेंट को पता चल गया कि वो फेक है, फॉल्स है, तो
आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो 74 में वो आता है विलफुल मिसस्टेटमेंट, मतलब जानबूझ के आपने गलती किया है। और तीसरा है फ्रॉड। फ्रॉड ऑकर्स व्हेन ए पर्सन सबमिट्स ए डॉक्यूमेंट एज एक्यूरेट बट द सेम पर्सन। हाँ, ये भी हो गया, जैसे बिल का हो गया, आप बढ़िया सा परचेज बिल लेके आ गए, बिल में सब कुछ सब दिखाया है कि हाँ ये बराबर ये माल है, लेकिन जब वो सामने वाले को, जब जीएसटी वालों ने वेरिफिकेशन करने के लिए गया ना, उसका दुकान वहां पे है ही नहीं, वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूरा बिल ट्रेडिंग का जो किया है, मतलब वो खाली बिल का ही धंधा कर रहा था, उसका माल के साथ, ट्रेडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी फ्रॉड आपका हो गया। ठीक है, उसका क्या है ना, उसका केस स्टडी में आपको बताता हूँ। 74 में ये सब आता है। एक होता है सप्रेशन ऑफ फैक्ट और विलफुल मिसस्टेटमेंट, और तीसरा हो गया आपका फ्रॉड। और इसका एक आया था केस स्टडी, बताता हूँ। गायत्री क्लॉथ, एक अपना विजयवाड़ा का एक दुकान है, मतलब बिजनेस ओनर है, गायत्री क्लॉथ जनरल स्टोर्स, ठीक है, और वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब इसको किसी ने डिपार्टमेंट ने, ये उसका केस नंबर है, आप चाहे तो गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसको किस डिपार्टमेंट में ऐसे नोटिस भेजा था कि फ्रॉड के किया है, वो किया है, तो उसने क्या किया, हाई कोर्ट में जाके केस ठोका, इसीलिए स्टेट वर्सेस वो आदमी आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो क्या हुआ ना, तो पहले जब अपील आप फाइल करते हो ना, पहले कहाँ पे करते हो, या अपील जाके आप डिपार्टमेंट में करते हो, जो ऑफिसर आपको दिया है ऑर्डर उसके ऊपर ऑफिसर को करते हो। अगर वो रिजेक्ट किया फिर आप ट्रिब्यूनल में जाते हो, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट में जाते हो। ठीक है, उसके बाद वो सब स्टेप में बताऊंगा। तो जो ट्रिब्यूनल में गया ना, जब वो केस ट्रिब्यूनल में गया तो ऑफिसर ने क्या किया था जानते हैं, यहाँ देखिए, बेस्ड ऑन पर्सनल परसेप्शन, उसको लगा, ऑफिसर को लगा कि ये गलत किया है, बिल किया है, तो उसने अपने हिसाब से दे दिया था, ऑर्डर पास कर लिया था। तो हाई कोर्ट ने बोला, उसने कन्विंस किया, हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट विदाउट प्रॉपर एविडेंस द ऑफिस कैन नॉट एस्टैब्लिश ए क्लेम बेस्ड ऑन पर्सनल परसेप्शन। ठीक है, तो ये जो कोर्ट है ना, मतलब जो आपका अपीलेट अथॉरिटी है, उसने अपील जब फाइल किया है, तो उसने बताया, कोर्ट ने बोला कि जो ऑफिसर है उसने अपना पर्सनल परसेप्शन से लगा कि ये फ्रॉड है, तो इसलिए उसने उसके ऊपर उसका जो केस है ना, उसका जो ऑर्डर पास कर दिया था। तो हाई कोर्ट ने जो फेवर में दिया, किसका फेवर में दिया, गायत्री क्लॉथ एंड जनरल स्टोर्स, इसके फेवर में जजमेंट आया था। हाँ, तो ये हो गया आपका 74 का केस, जहां पे वो जो ऑफिसर जो है वो अपना पर्सनल परसेप्शन की वजह से उसने उसकी दलीलें नहीं सुनी, उसके अगेंस्ट में फाइल किया था, फिर वो कोर्ट में गया था, जाने के बाद वहां पे उसने जीता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 74 का ये। तो ये दोनों केसेस आप समझ लिए, 73 में क्या क्या होता है और 74 में क्या क्या होता है। अभी आपको देखिए, 73 में अगर आप रिप्लाई करते हो, 74 में रिप्लाई करते हो और डॉक्यूमेंट भी सबमिट करते हो, लेकिन डिस्पाइट सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, इफ द डिपार्टमेंट इज पासिंग द ऑर्डर अगेंस्ट यू, देन यू हैव टू गो फॉर अपील। तो अभी अपील में जाने के लिए आपको कुछ चीजें अपने पास रखना पड़ेगा। पहला चीज जो है, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, कोई इनवॉइस हो, स्टेटमेंट हो, कॉपीज हो, जो आपको प्रूव कर सके कि नहीं यू आर ऑनेस्ट, कि आपके फेवर में क्यों नहीं होना चाहिए था जो जजमेंट। तो क्योंकि आप जाओ रहे हो हायर अथॉरिटी को, अभी जो जिसने ऑर्डर पास किया ना, समझ लो कि वो इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है। ठीक है, तो अभी जब आप अपील फाइल करोगे वो कमिश्नर लेवल तक जाएगा, तो उसका बड़ा ऑफिसर होगा। तो वहां जाने के टाइम पे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना एविडेंस के साथ रहना चाहिए। पहला चीज क्या रहना चाहिए, जो ऑर्डर आपके पास, अब अपील में जाने से पहले पहला चीज आपके पास क्या होना, पहला चीज देख लीजिए, आप पहले अपना जो क्या है ऑर्डर कॉपी रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, और दूसरा चीज क्या होता है, अगर आपका जो चीज के लिए आपका जो ऑर्डर पास किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वो गाड़ी का समझा रहा था, अगर वो गाड़ी के बारे में कुछ है, जो लॉरी के बारे में है, तो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स सब है, सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसकी इनवॉइस कॉपी, ठीक है, और आपकी जो है क्या बोलते हैं, उसका जो पेमेंट प्रूफ, ओके, उसका पेमेंट प्रूफ भी आपको रखना है, पेमेंट प्रूफ और वो सारी डॉक्यूमेंट्स, और उसका जो ऑर्डर जो दिया है ऑफिसर ने, उसका ऑर्डर कॉपी आपको रखना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपील कैसे फाइल करना है। तो पहले आप क्या करोगे, अपना जीएसटी के वेबसाइट में जाना,
लॉगिन करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा आपका जीएसटी का वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, आपका देखिए डैशबोर्ड है, सर्विसेज है, डाउनलोड्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज के अंडर में जाना है। जैसे मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप रखा हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, ठीक है। सर्विसेज में जाओगे, सर्विसेज से पहले सर्विसेज के अंदर आपका माउस लेके आना, फिर यहाँ पे यूजर सर्विसेज में आना, फिर माई एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है। तो पहला सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, फिर आना है माई एप्लीकेशन, ठीक है। तो वहां से आप लोग जब जाओगे माई एप्लीकेशन में, तो नेक्स्ट पेज जो खुलेगा ऐसे दिखेगा आपको। तो वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको क्या करना, अपील टू अफिलिएट अथॉरिटी, तो वहां पे क्लिक करके न्यू एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जब न्यू एप्लीकेशन में आप क्लिक करोगे ना, तो ऐसे आपका खुलेगा। तो यहाँ पे पूछेगा क्या किसके अगेंस्ट में आप कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर, क्योंकि आपको ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट में ही आप अपील फाइल कर रहे हो, ठीक है। तो असेसमेंट ऑर्डर सिलेक्ट करना है, और वो जो ऑर्डर आपको दिया होगा ना, उसमें एक ऑर्डर नंबर रहेगा, तो ऑर्डर नंबर डाल के डालना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इज द ऑर्डर पर्टेनिंग टू मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स। अगर वो ऑर्डर में 2 साल या 3 साल की नोटिस रहेगी, कभी कभी, और वो क्या करते हैं 1 साल का ही वो लोग भेजागा 73 में, मोस्टली 73 में 2-3 साल का मिला के भेज देते हैं, क्योंकि वो सारे सिमिलर रहते हैं। लेकिन 74 में क्या होता है ना, फ्रॉड होता है ना, तो इसके लिए अलग अलग साल का अलग अलग ऑर्डर होता है उसका। तो अगर उस ऑर्डर में मोर देन 1 ईयर का रहेगा डिमांड जो पास किया होगा, तो आपको वहां पे यस करना है। अगर किसी पर्टिकुलर साल का, 1 ही साल का उसने भेजा, उसको नो करके आपको सर्च करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो फ्लैश कर लेगा, कहां से, मतलब पोर्टल से फ्लैश कर लेगा कि वो कौन से डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये आपका आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या क्या किस चीज के लिए आपको अपील फाइल कर रहे हो। पहले क्या बोलता है, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, रॉन्ग एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये सारे लिस्ट है, वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। और आपका ट्रांसफर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इनकरेक्ट रीजंस, कुछ भी हो जिसके वजह से आप अपील में फाइल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, मोस्टली जो 73 और 74 में क्या होता है, उसमें आता है इन द इनकरेक्ट, कहाँ पे, यहाँ पे इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि हमने जो किया है ना, इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी टू पे, हाँ, तो हमने तो अपने हिसाब से भर दिया है टैक्स, ठीक है। और वो जो ऑर्डर पास किया है, वी आर नॉट एग्रीइंग विद द ऑफिसर, तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा कि इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी, तो गलती से उसने डिटरमाइन किया है कि ये टैक्स हमको भरना है, ठीक है। तो गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, तो ऑफिसर ने हमको गलती से टैक्स भरने के लिए बोल रहा है, ऑर्डर पास किया है पेनल्टी इंटरेस्ट लगा के, तो वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या होगा, आ जाएगा ये वाला पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी अपलोड करने से पहले पहला चीज क्या है ना, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना, उसके अंदर जाना है, क्योंकि वहां पे आपको एग्री करना है कि नहीं एग्री करना है। आपको जो ऑर्डर पास किया है उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा, टैक्स भी रहेगा, पेनल्टी भी रहेगा। तो आपको वो जो डिस्प्यूट में डालने वाले हो ना, जो डिस्प्यूट में डाल के जो अपील फाइल करने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले ही वो भरना है, वो अनेक्सर भरने के बाद फिर यहाँ पे आना है, ठीक है। तो वो भरने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वो वहां पे डिस्प्यूटेड में जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए सर, अमाउंट डिमांडेड, डिमांड क्रिएटेड एंड एडमिटेड। तो ये केस में क्या हुआ है, ये भाई साहब को क्या है, टैक्स में इतना डाला है 9,994 दिख रहा है ना, और पेनल्टी में डालता है 100% पेनल्टी, 74 में ना 100% डालता है, 73 में थोड़ा बहुत कम होता है, ठीक है। और इंटरेस्ट कब से, जब से वो बिल लिया है ना, वो डेट से टिल द डेट ऑफ पेमेंट पूरा इंटरेस्ट लगा दिया है। ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड, और इसके बाद लिखा है अमाउंट ऑफ डिमांड, यू देखिए एडमिटेड और क्रिएटेड, ये ऊपर आ गया क्रिएटेड, नीचे आ जाएगा एडमिटेड। तो आपको अगर आप पूरा भर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार सही में मेरे से गलती हुआ है, तो मेरे को पूरा भरना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर कुछ नहीं भरना है, डिस्प्यूट में तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप अपील में जा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये सब गलत है, तो आप क्या करो, सारा अमाउंट, ये जो 994 है ना, 994 सॉरी 994 यहाँ डाल दो, यहाँ पे 994 डाल दो, ओके। और इंटरेस्ट में पूरा, क्योंकि जब आप टैक्स ही एग्री नहीं कर रहे हो, तो इंटरेस्ट भी तो एग्री नहीं करोगे, 11,809
11809 और यहाँ पे भी 999 यहाँ पे 999 तो जब आप यहाँ पे डालोगे ना ऊपर ये सब चीजें, तो ये जो नीचे वाले कलम है ना, ये सब हट जाएंगे, क्योंकि आप पूरा डिस्प्यूट में डाल रहे हो, तो फिर एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए पूरा जो है आप डिस्प्यूट में डालना है। अगर आपको लगता है कि नहीं डिपार्टमेंट ने गलती किया है, तो पूरा का पूरा ऊपर डालिए। और अपील में क्या होता है, आप जितना का अमाउंट डालते हो ना डिस्प्यूट में, उसका 10% भरना होता है। आज से क्या बोलते हैं, अपील का फीस जो गवर्नमेंट को आप भरते हो। कल अगर आप केस जीतते हो तो वो पैसा वापस आपको आ जाएगा। अगर हारते हो तो जो जितना भी डिमांड किया वो तो पूरा भरना है, उसमें से माइनस करके। लेकिन आपको जो 10% भरना है, ओनली टैक्स अमाउंट के ऊपर भरना है। इंटरेस्ट और पेनल्टी जो होता है ना, उसके ऊपर अपील में कोई भरना नहीं होता है। ओनली टैक्स अमाउंट जो 9000 जो ये 9000 20,000 का जो आता है ना, उसका ही 10% 2000 भरना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया कैसे आप यहाँ पे अमाउंट फिलअप करोगे। ये फिलअप करने के बाद फिर आएगा, देखिए डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड, तो ये जो है ये सब आ जाएगा। उसके ऊपर 10%, देखिए प्री डिपोजिट 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट, उसका 10% आपको भरना है। तो वहां पे जैसे आप ऊपर फिलअप करोगे, ऑटोमेटिक उसका 10% यहाँ पे कितना हो गया, 999 और यहाँ पे 999। बस इतना ही भरना है, ये सब नहीं भरना, ये नहीं भरना है, ये नहीं भरना है, ये नहीं भरना है। बस वो टैक्स अमाउंट का 10%, 1000 रुपया 2000 रुपया भर दिए। फिर उसके बाद आपने ये चालान जाके जनरेट करोगे, उसके बाद कैश यूटिलाइज कर लेना। आपके अगर क्या ये इनके केस में क्या है, इनका मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूटिलाइज कैश करना पड़ेगा। ठीक है, इनके केस में शायद इनका होगा क्रेडिट लेजर में होगा, या मैं जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैश लेजर में होगा, तो वो पैसा यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो जो ऊपर 1000 रुपया 9999 डाले वो करके आप भर के सीधा ये कंप्लीट कर सकते हो। ये करने के बाद वापस मैं वहीं पे लेके आता हूँ। आप गए थे ना डिस्प्यूटेड अमाउंट में भरने के लिए, वो भर दिए, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक FPL 01 फाइल करना पड़ेगा। PDF मतलब क्या बोलता है, एक वार्ड में डॉक्यूमेंट में जो भी आपकी दलीलें हैं, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, क्या पूरा ग्राउंड है, किस चीज के लिए, पूरा डिटेल जो होता है ना, वो इसमें भरना होता है। उसको बोलते हैं ई फॉर्म APL 01, अपीलेट टू अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चीज आपका आ जाएगा क्या, आपका GST नंबर आ गया। ठीक है, आपका GST नंबर आप डाल दोगे मैनुअली। आइए, आपका कंपनी का नाम आ गया, वो लीगल नेम ट्रेड नेम, जहाँ पे प्रोप्राइटर होता है ना, तो उसका ट्रेड नेम कंपनी का नाम होता है, लीगल नेम में उसका नाम होता है। अगर पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, ट्रस्ट वगैरह होता है ना, तो उसमें कंपनी का नाम जो लीगल नेम जो होता है, ट्रेड नेम भी वही होता है। ठीक है, और ये आपकी एड्रेस आ गई। और ये ऑर्डर नंबर इंपोर्टेंट है भाई, क्योंकि ऑर्डर के ऊपर नंबर लिखा रहेगा और ऑर्डर का डेट आपको डालना है। ठीक है, पूरा उसका जो भी 2 लाइन है ना, पूरा यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद बोलता है कि जो ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है ना, तो उसका नाम और उसका डेसिग्नेशन और उसका जो क्या बोलते हैं सर्कल क्या है लिखो। वो भी ऑर्डर का लास्ट पेज में जाओगे या फर्स्ट पेज में, वो भी आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए कंपनी सब नाम लिखा रहे, लेकिन आप अपना भर लीजिएगा। ठीक है, और डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट, कौन से दिन में आपको नोटिस का वो ऑर्डर आपको उसने भेजा। ठीक है, तो वो आप लिख लेना कि कौन सा डेट के आपके हाथ, जो ऑर्डर का पहला पेज में ना, उसमें डेट लिखा रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब कौन अपील फाइल कर रहा है, कंपनी का मालिक फुल फाइल कर रहा है कि कोई ऑथराइज सिग्नेटरी रखा है, कि उसके मैनेजर है, कौन है, जो भी जा रहा है ना, उसका नाम इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है कि डिटेल्स ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज का वो ऑर्डर में लिखा है। यहाँ पे क्या है, फ्रॉडुलेंट अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय मिस्टर एविसेंट को। तो ये भाई साहब ने क्या किया था, बिल ले लिया परचेज का और उसका इनपुट क्लेम कर लिया, लेकिन सामने वाला फ्रॉड निकला, वो बिल वाला निकला, वो माल वाला मतलब बिजनेस पर करने वाला नहीं है, वो सिर्फ बिल का ट्रेडिंग करता था, बस इनपुट पास ऑन करता था और वो रिटर्न फाइल ही नहीं करता था। तो वहां पे उसको पकड़ के जब थाने में डाले, तो वो जाके कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं कोई एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ बिल का ट्रेडिंग कर रहा था। तो ये केस में उसको, ये भाई साहब को क्या है, 5 लाख का आया है टैक्स भरने को, क्योंकि जितना पूरा इनपुट क्लेम किया था वो 5 लाख भरने का आया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलता है नीचे,
ब्रीफ इशू ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, ठीक है। पूरा केस के बारे में आपको पूरा ब्रीफली लिखना है, क्योंकि आप अपील फाइल कर रहे हो हायर अथॉरिटी को, ठीक है। तो आपको पूरा डिटेल A to Z, ठीक है, पूरा लिखना है, पूरा जैसे कि सामने वाला पढ़ के समझ जाए। आप तो जाओगे फिजिकली, बट उसको समझाने के लिए आप पूरा डिटेल में पूरा ब्रीफिंग। तो यहाँ पे ये केस में क्या है, वही मिस्टर एबिसेंट को हमने टैक्सेबल परचेज 25 लाख का किया था, ये पीरियड के अंदर किया था, उसके ऊपर हमने 2,50,000 CGST क्लेम किया था, 2,50,000 SGST क्लेम किया था, ठीक है। हमारे पास सब सब्सटेंशियल, वी हैव ऑल सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन टू प्रूव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द ITC क्लेम which follows the section 16(2) of CGST Act। सेक्शन 16 क्या बोलता है वो नीचे में बताऊंगा। तो इसके हिसाब से ये भाई साहब क्या बोलते हैं, मतलब जिसने बिल लिया था, मतलब सामने वाला तो अरेस्ट हो गया, वो तो जेल गया, उसका तो पकड़ के इसको नोटिस भेजे, लेकिन ये क्या बोलता है कि जो सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट है ना, इसके तहत ये जो एक्ट जो बोलता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, तो वो प्रूफ करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, इंफॉर्मेशन हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वो सब मेरे पास है, तो केस मेरे फेवर में होना चाहिए, ठीक है। ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, मेरे सारे सर्कमस्टेंसेस, सारे जो फील्ड होता है ना, सारे टिक बॉक्सेस टिक किया है, तो आप मेरे ऊपर ऐसे पेनल्टी नहीं डाल सकते। तो 16(2) क्या बोलता है, पहला चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरे पास पूरा प्रॉपर पर बिल है, बिल में पेड सील है, रिसिप्ट सील है, मैं उसको प्रॉपरली पेमेंट भी किया है, मेरे चेक का पेमेंट किया है, मेरे पास चेक का कॉपी है, पेमेंट प्रूफ है, स्टेटमेंट में उसका नाम अपीयर हो रहा है, मेरे पास वैलिड EOA बिल है, सब कुछ मेरे पास, वो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन में बोलता है कि पहला क्राइटेरिया फुलफिल करता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है कि रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने बोला कि उसने जब माल आपके पास पहुंचता है ना, तो आप रिसिप्ट डालते हो कि नहीं, सील, कि हाँ मेरे पास रिसिप्ट हो गया, तो वो प्रूफ उसके पास है। बिल टू शिप टू सिनेरियो में जो भी उसका है, उसका एड्रेस उसने पूरा पर बिल का कॉपी में रिसिप्ट मेंटेन किया है, ठीक है। और तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करता है पेमेंट ऑफ सप्लायर, ठीक है, टैक्स पेमेंट बाय सप्लायर। तो जिसके पास है ये बिल लिया है ना, उसने बराबर से रिटर्न फाइल किया है और टैक्स पेमेंट किया है, तो वो क्राइटेरिया भी यहाँ पे फिलअप कर रहा है। और चौथा क्राइटेरिया क्या है, वो जो इनपुट है ना, वो 2B में अप्लाई हो रहा है कि नहीं, अपीयर हो रहा है कि नहीं, तो इसका केस में वो 2B में भी अपीयर हो रहा है, तो इसने रिटर्न फाइलिंग हो गया, 5वां कॉन्सेप्ट। और जो माल लिया है उसका पेमेंट 180 डेज में किया है कि नहीं, ठीक है। और चौथा है डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट। डेप्रिसिएशन क्या किस में होता है कि जो कैपिटल गेन्स होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, कैपिटल एसेट्स होता है ना, कैपिटल गुड्स, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये जो 6 कंडीशन है, 74 में इसको केस आया है, तो ये बोलता है कि मैं 6 का 6 कंडीशन में मैं फुलफिल करता हूं, तो फिर आप मेरे को कैसे ऑर्डर पास कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली 73 में भी आपका जो सेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे 16(2) CGST एक्ट आता है, तो 73 में भी आप देख लीजिएगा, आप जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर रहे हो वो किस क्राइटेरिया में आता है, कौन से सेक्शन में आता है, ठीक है। तो वहां जाके आप यहाँ पे फिर सेक्शन डाल के बोल दीजिएगा कि, क्योंकि आप ये खुद कर रहे हो ना, तो थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही है, तो देख लीजिए कौन सा सेक्शन, आप गूगल में जाइए, आपको बता देगा, चैट GPT में कहीं पे जाइए, पूरा डिटेल में बता देगा कौन सा सेक्शन, सब सेक्शन ऑफ CGST एक्ट के IGST एक्ट, उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है और आप उसमें क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो कि नहीं, तो वो यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, मतलब आप क्या सामान बेचते हो, मेजरली आपका जो भी डीलिंग होता है, ट्रेडिंग होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है। और पीरियड ऑफ डिस्प्यूट, कौन से साल का पीरियड है, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट अंडर डिस्प्यूट, यहाँ पे क्या है, उसको 25 मतलब क्या है, 2 लाख 2.5 लाख लगाया है ना उसको टैक्स में, और उसने पेनल्टी भी 100% लगा दिया है, क्योंकि 74 में 100% ही लगता है, लेकिन 73 में मैंने आपको क्या बोला, इंटरेस्ट नहीं लगता है, पेनल्टी 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट व्हिच एवर इज हायर, ठीक है। यहाँ पे अगर 73 होता तो वो क्या करता, 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000 और 10,000, दोनों में ज्यादा कौन सा है, 50,000, तो 50,000 लगाएगा उधर, ठीक है। तो वहां पे 25,000 लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उसको पूरा 100% पेनल्टी लगाया 74 में, और ऊपर वो बता रहा है कि नहीं मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, ओके। और 10वां पॉइंट में क्या लिखा है आपका, whether the appellant wishes to be hearing in person, आपको ऑनलाइन में फेसलेस असेसमेंट करना है कि आपको जाना है, बेटर है आप इसको यस कर लेना, क्योंकि हर चीजें वीडियो कॉल में नहीं होती है, ठीक है। आप अपील जा रहे हो मतलब
वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने आपका नोटिस रिजेक्ट करके ऑर्डर पास किया है, तो वहां पे हमेशा यस करके जाके पर्सनली हार्ड कॉपी देके उनको समझा दीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, वही जो आपने पूरा ऊपर लिखा ना ब्रीफ रिटर्न, ठीक है, उसका स्टेट उसको उसमें से मेजर टॉपिक जो है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और ग्राउंड्स ऑफ अपील, वो क्या ग्राउंड में आप अपील जा रहे हो, क्या बेसिस पे आप अपील में जा रहे हो, वी हैव ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच फॉलो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसका ब्रीफली यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। और प्रेयर, प्रेयर मतलब आप क्यों वहां पे प्रे कर रहे हो, मतलब पूजा नहीं करते बोलते हो उसको, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, और रिक्वेस्ट में आप क्या कहना चाहते हो, वो अपीलेटेड अथॉरिटी को, जो हायर अथॉरिटी को, वो बोलते हो कि डिस्पाइट ऑल आर रिक्वेस्ट, मतलब मेरा जितना भी कोशिश किया, जितना भी रिक्वेस्ट किया, वो ऑफिसर मेरा बात सुना ही नहीं, ठीक है, और मेरे पास सब प्रूफ होने के बाद भी वो रिजेक्ट किया। अभी मैं आपके पास, आप हायर अथॉरिटी हो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे हालत समझ के मेरे को प्लीज इसमें कंसिडर करके मेरे को रिलैक्सेशन दो। 73 हो गया, 74 में, दोनों में से, बट वो ब्रीफिंग में थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि 74 का अलग आता है, 73 का अलग आता है, ठीक है, तो वो ब्रीफिंग में थोड़ा ये करिएगा, ठीक है। वेदर अपील इज बीइंग फाइल्ड आफ्टर द प्रेस्क्रिप्शन पीरियड, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आपको जब ऑर्डर पास होता है ना 90 डेज और कुछ केसेस में 120 डेज, उसके अंदर ही आपको अपील फाइल करना है, तभी जाके आपका अपील एक्सेप्ट होगा। अगर आप वो पीरियड में क्रॉस करते हो ना, तो आप अपील फाइल करोगे ना, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, किसी वकील को पकड़ के रेडिट पिटीशन डालना पड़ेगा, फिर उसने 20-40 हजार ले लेगा वो। तो इसलिए ऑर्डर पास मिलते ही आपको नोटिस, ठीक है, तो इमीडिएटली आप, अगर आपको लगता है कि आप अपील में जाके जीत सकते हो, तो जाके इमीडिएटली अपील फाइल कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसका कुछ नहीं होता, तभी क्या टैक्स पेमेंट करके पूरा रिप्लाई दे दीजिए, जाके केस क्लोज हो जाएगा। लेकिन आपको 120 डेज के अंदर अपील फाइल करना है। अगर 120 डेज क्रॉस करते हो, फिर वो रिजेक्ट होगा, APL 02 आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको वकील पकड़ के रेडिट पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। तो फिर जो इतना मेहनत मैं आपको समझा रहा हूँ, वो फिर आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वही चीज अगर पहले वकील के पास जाते, उसी पैसे में वो अपील फाइल कर लेता, ठीक है। तो कभी भी 120 डेज के अंदर मिलते ही तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर वो यस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या रीजन है, कितना दिन डिले हुआ, क्या रीजन है। आप बोलोगे कि मैं था नहीं, वो पोस्टल में आया था, किसी ने ले लिया, वो सब नहीं सुनेगा, क्योंकि जब वो ऑर्डर आपको भेजते हैं ना, रजिस्टर पोस्ट में भेजते हैं, तो बकायदा उनका जो पोस्टल का आदमी है ना, वो आपके दुकान से सील लगा के जाता है, तो उनके पास वो प्रूफ रहता है, तो आप बोल नहीं सकते कि आप क्यों आप इतना डिले किए, ठीक है। तो ये हो गया आपका APL 01। तो ये आप एक दफा पूरा भर दिए, यही मेन है, क्योंकि वो तो आप वहां पे क्या है, वहां जाके वो अनेक्सर में भर दिया कितना टैक्स एग्री किया नहीं किया, ठीक है। लेकिन मेन चीज यही है, पूरा मैटर आपको यहाँ पे डालना है, जितना रेफरेंस, जितना केस स्टडीज गूगल में कर लीजिए, कोई केस स्टडी उसकी सिनेरियो वैसा किसी के साथ हुआ होगा, जैसे यहाँ पे वो हैदराबाद वाला केस में बता रहा था, ठीक है, पर केस स्टडी 2-3 रेफर कर लीजिए, बराबर 2-4 सेक्शन लगा दीजिए जो आपका केस से रिलेवेंट हो, ऐसा नहीं कि कोई भी सेक्शन लगाए। और इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करिएगा, पूरा सिंपल टर्म में एज ए लेमैन लिखिएगा, क्योंकि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो अगर वो समझ ही नहीं पाएगा, वो भी रिजेक्ट कर देगा, फिर जाइएगा ट्रिब्यूनल में। तो ये एक दफा आपका रेडी हो गया ना, तो आप वापस यहाँ पे आ जाओ। ये आपने भर दिया, डिस्प्यूटेड अमाउंट में भर दिया। यहाँ पे पहला चीज देखिए, अपलोड अनेक्सर टू APL 1, जो हमने बनाया था ना, जो ये वाला अनेक्सर, तो इसको आपको यहाँ पे PDF पे करके यहाँ पे अटैच करना है। पहले वर्ड में टाइप कर लीजिए, फिर इसको PDF नीचे साइन करके PDF करके यहाँ पे अटैच कर लीजिए। और क्या क्या यहाँ पे अटैच करना है, तो 3-4 चीजें मैंने आपको बोला ना। पहला चीज क्या है, आपको यहाँ पे पहले नाम लिखना है, APL 01 करके, वो ऊपर APL 01 का पहले आपको यहाँ पे ऊपर करना है अपलोड, ठीक है। पहले APL 01 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा। पहले चीज क्या है ना, पहला चीज जो है आपका ऑर्डर कॉपी, ठीक है। ऑर्डर कॉपी यहाँ पे टाइप करिएगा, फिर चूज करिएगा, फिर अपलोड करिएगा। खाली चूज करके अपलोड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको जो नाम दोगे ना, यहाँ पे 1, 2, 3 करके ऐसे सब नाम आएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर कॉपी आपका हो गया, पहला चीज हो गया क्या, ऑर्डर कॉपी OC, ठीक है। और दूसरा है आपका, अगर आपने पेमेंट किया है, उसके पास वैलिड आपका स्टेटमेंट में नाम आ रहा है ना, तो बैंक स्टेटमेंट डाल दीजिए, या चेक का जो प्रूफ है NEFT का, उसका जो भी है वो डाल दीजिए। और तीसरा है, जो आपके पास जो 73 हुआ 74, उसके जो केस के लिए, जिसके लिए आप अपील फाइल करते हो, उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स को PDF कर लीजिए, क्योंकि ये 10 MB तक का फाइल साइज है,
सॉरी मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB है और 4 फाइल आप अपलोड कर सकते हो, तो कितना हो गया 20 MB। तो आप उस हिसाब से वो गूगल में जाकर अगर आपका नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, ज्यादा MB चाह रहा है, तो PDF उसको होता है ना, क्या बोलते हैं, मर्ज PDF करके गूगल में जाइएगा, तो वहां पे आप उसको कंप्रेस कर लीजिए PDF को करके, वो सारे जो है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो पहला आ गया ऑर्डर कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और ऊपर आपने APL 01 कर दिया। ये सब करके आप सीधा आ जाओ नीचे, यहाँ पे टिक बॉक्स करके यहाँ पे आपका जो भी सिलेक्ट, जो भी आपका जो ऑथराइज सिग्नेटरी है करके आप प्लेस करके प्रोसीड फाइल करके अपील फाइल कर दो। अब यहाँ पे अपील आपका फाइल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको उसका एक्नोलॉजमेंट तो आप बोलो मिला नहीं, फिर आप क्या करिएगा, वापस वही सर्विसेज में जाके माई एप्लीकेशन में जाइएगा। माई एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे वापस डाल के कौन सा पीरियड डालेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ARN नंबर। ये ARN नंबर अपील 01 अपील, यहाँ पे अपील सबमिटेड, डेट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अंदर जाके आपको ऐसे दिखेगा, ये सारे डाउनलोड करिएगा। आपका अपील APL 01 आपका APL 01 हो गया, उसका प्रिंट ले लीजिए। उसका अनेक्सर जो आपका जो हमने बना फिल किया APL 01 का अनेक्सर, वो उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और ऑर्डर जो भेजा है, और जो भी आपका जो 2B का कॉपी, जो भी लाइबिलिटी समरी हो, आपका जो डॉक्यूमेंट हो, वो सब कुछ प्रिंट आउट लेके बंच करके, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पे ARN नंबर भी आ गया, ये कितना आपने टैक्स भरा है उसका भी डिटेल्स आ गया, ठीक है। ये सारा का प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी के साथ आप जाओगे कहाँ पे, GST ऑफिस में, ठीक है। तो GST ऑफिस में जाके वो हार्ड कॉपी सबमिट करके उनके पास APL 02 लेके आइएगा। APL 02 मतलब दैट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग योर अपील। फिर जब हियरिंग होगा आपको बुलाएगा, तभी जाके आप वहां पे सब चीजें एक्सप्लेन करना। और आप अगर बराबर से एक्सप्लेन कर पाए और आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स बराबर है और आपका पूरा दलील जो है सही है, तो वो क्या बोलेगा, और जो हायर ऑफ अथॉरिटी वो इसको ओवर पास कर देगा इसका ऑर्डर को किसका ऑर्डर को, जो एग्जिस्टिंग जो आपका असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है ना, तो उसको वो बोलेगा कि नहीं ये गलत है। जैसे वो हैदराबाद वाला केसेस में बोलेगा नहीं, क्लाइंट ने सब कुछ सही किया है, उसके पास सारे प्रूफ्स हैं, सो यू कैनॉट पास इन द ऑर्डर विद द इंटरेस्ट पेनल्टी, और जो भी आपको लगेगा कि फिर वो ऑर्डर में वो भी तो देखेगा ना एक दफा, वो फिर स्क्रूटनी करेगा, उसको लगेगा नहीं ये गलत है वो सही है, पूरा जीरो नहीं कर सकते, आपको तो थोड़ा भरना पड़ेगा, होते हैं कुछ ऑफिसर्स से। तो फिर उस केस में जो जेन्युइनली लीगली योर लायबिलिटी होता है आपका, वो तो आपको भरना ही भरना है, लेकिन ये सब पेनल्टी इंटरेस्ट हट जाएगा इफ यू आर एबल टू प्रूव इट। सेक्शन के साथ, लॉ के साथ जो भी मतलब एबाइड कर रहा है ना, जो भी फॉलो कर रहा है लॉ का, जो भी क्या बोलते हैं पूरा प्रोसीजर, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप प्रूफ कर पा रहे हो तो आप खुद ही अपील फाइल करके खुद ही जीत सकते हो, ठीक है। ये हो गया पूरा अपील फाइल का जो प्रोसेस है। और अभी देखिए आप बोलोगे कि उसका क्या स्टेप है। अभी पहले आप क्या करोगे, अभी आप अपील फाइल करोगे, ठीक है। समझ लीजिए कि आपका अपील यहीं पे खत्म हो गया, आप जीत गए, खत्म। समझ लो कि अगर यहाँ पे आपको रिजेक्ट हुआ अपील, फिर कहाँ पे जाओगे, ट्रिब्यूनल में जाओगे। ट्रिब्यूनल में अगर आप हारे, फिर जाओगे हाई कोर्ट में, वो भी रिजेक्ट कर दिया, फिर आखिरी रास्ता है आपका भाई मान्यवर सुप्रीम कोर्ट। तो पहला क्या होगा, पहले आप डालोगे हायर अथॉरिटी के लिए, एडजक्शन अथॉरिटी जो आपका ऑफिसर का सुपीरियर है, उसके वो रिजेक्ट हुआ, फिर जाओगे आप अपीलेट अथॉरिटी में, वहां पे गए जाओ, वहां से जाओगे ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल से जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर ये यहाँ तक पहुंच के आप प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर तो आपने पक्का फ्रॉड किया है, क्योंकि कोई तो सुनना चाहिए ना, कोई तो सुनना चाहिए। आप किसी को तो प्रूफ कर पाओगे ना, इतने लोग इतने स्टेप्स हैं, किसी को तो प्रूफ कर पाओगे कि आप जेन्युइन हो। तो ऐसे फाइल होता है अपना अपील APL 01, और ये प्रोसेस में होता है। हमने कोशिश किया पूरा समझाने के लिए ताकि आप खुद ही करो, क्योंकि इसमें आप करो, क्योंकि आपसे बेहतर आपका तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। तो आप जिस तरह वहां पे मेंशन करोगे, बस थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए सेक्शंस वगैरह में, जो हमने बता दिया वो फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप करके, या कहीं कहीं पे अगर डाउट रहा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी आप रेफर कर सकते हो। 73 हो गया, 74 हो गया, यही दो का ही 95 to 99% दोनों में ही नोटिस आता है। अगर 73 में आता है तो आपका
क्या होगा, वो चाहे तो डिपार्टमेंट आपको पूरा वेब भी कर सकता है अगर आपके पास जेन्युइन प्रूफ है। 74 में क्या हो ना, थोड़ा लंबा जाएगा वो। 73 एक दो हियरिंग में हो जाएगा, लेकिन 74 लंबा जाएगा, क्योंकि वहां पे फ्रॉड की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इतना जल्दी कोई आपको ये नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, रिलैक्स नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर ऑफिसर है वो भी तो अपने डिपार्टमेंट का देखेगा ना, क्योंकि उसी का ही तो आदमी ने ऑर्डर पास किया है, वो अपना आदमी के अगेंस्ट पे कैसे जा सकता है। वो भी पूरा स्टडी करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसे ही पास कर दिया, आपका क्लियर कर दिया, आपको पूरा क्लोजर ऑर्डर दे दिया, फिर बाद में उसके ऊपर हायर अथॉरिटी अगर उसका रिव्यू करेंगे, अगर वो लोग देखेगा कि नहीं इसने कुछ गड़बड़ किया है, तो उसकी नौकरी तो जा सकती है ना। तो इसलिए ही विल हैव टू मेक श्योर कि आपका, आप पूरी जो लॉज है, पूरे सेक्शन है, उसके अवॉइड करके पूरा का पूरा आपका दलील सही है, देन ही विल गिव द जजमेंट अगेंस्ट जजमेंट आपके फेवर में दे देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।